दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कावा खाने में रहने वाले लोगों का जो जीवन था वो किस तरह का था। यहीं पर दया पवार जी एक अनोखे चरित्र चंदर से हमारा परिचय कराते हुए कहते हैं कि जब पूरे महाराष्ट्र में भीम ज्योति घुमाई गई थी तब उनके साथ साथ एक ऑयल पेंटिंग को भी घुमाया गया था बाबा साहब की, और बाबा साहब की ऑयल पेंटिंग बनाने वाला कोई और नहीं, यही किरदार चंदर था। उसके बाद वे चंदर के निजी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि कावा खाने में रहते हुए बचपन से ही उन्होंने कितने सारे दंगों को प्रत्यक्ष तौर पर देखा है। कभी ये दंगे अस्पृश्य बनाम सवर्ण हुआ करते थे और कभी मुसलमान बनाम अस्पृश्य, मतलब अस्पृश्यों का संघर्ष लगातार सवर्णों और मुसलमानों से होता ही रहता था। और किस तरीके से समता सैनिक दल के सदस्य जो थे वो अखाड़ों में ट्रेनिंग लिया करते थे। उस समय इन दलों को चलाने के लिए स्कूली मास्टरों और अखाड़े के उस्तादों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अंत में वे कहते हैं कि किस तरीके से जय भीम वाला जो है बड़ा सम्मानजनक संबोधन बन गया था उस समय का। तो यहां तक तो हमने चर्चा पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और सवर्ण बनाम अस्पृश्य और मुसलमान बनाम अस्पृश्य दंगों के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। कमाटीपुरा का महार मुसलमानों का दंगा याद है। किस कारण ये दंगा भड़क उठा था आज ये बताना असंभव है, परंतु दंगे के समय देखा सखाराम उस्ताद याद है कि सखाराम उस्ताद वही है जिनका जिक्र जो है पिछले एपिसोड में हमने किया था। गंजा सर, नंग धड़ंग विशाल गठीधे, मजबूत हाथों के छोर पकड़कर वे मुसलमानों के पीछे झपटा और मुसलमान घबराकर गलियों में बचते भाग रहे हैं। ढोर चराने का तेज छुरा उसके हाथ में ही था। इस तालीम के कारण एक बात हुई, मुसलमान लोगों को दलित स्त्रियां जो साग सब्जी पहुंचाती थीं वह बंद हो गया। वे डरे डरे रहते। एक बार तो अखाड़े के लड़कों ने पुलिस से ही लड़ाई मोल ले ली। पुलिस के हाथों में लाठियां और लड़कों के हाथों में पत्थर। सामने पुलिस और पीछे लड़के, ऐसा अजीब दृश्य, मतलब पुलिस वालों को दौड़ा रहे थे। थोड़ी ही देर में चिढ़े हुए पुलिस वाले गाड़ी लेकर आते हैं, साथ में राइफलें। उन्होंने हवा में गोलियां चलाई। उससे पहले ही लड़के बस्ती से गायब हो गए। निशस्त्र लड़के भी पुलिस से टक्कर ले सकते हैं, यह अनोखा दृश्य था। मेरी भी वहां उस दिन फड़फड़ा रही थी। अछूत और सवर्ण के दंगों के लिए कोई भी कारण पर्याप्त होता, मतलब छोटी से छोटी बात पर भी दंगा भड़क सकता था। गणपति विसर्जन में महारों का गणपति आगे ना जाने पाए, इसके लिए भी मार पीट होती। तो ये समाज का कॉन्ट्राडिक्शन था। एक तरफ तो अंबेडकर के विचारों से प्रभावित भी लोग हो रहे थे और वहां पर पुरानी रूढ़ियों को तोड़ पाना भी उन्हें असंभव लग रहा था। जैसे कि जय भीम वाला बोलना तो लोग सीख गए, लेकिन गणपति विसर्जन नहीं करना है ये उन्हें अभी तक नहीं छूट सका था उनसे। ऐसी ही एक दूसरी घटना थी, पांडव प्रताप ग्रंथ का जुलूस महार निकालते। ये भी एक अनोखी इंफॉर्मेशन है जो आज से पहले मुझे नहीं पता थी। उम्मीद है कि आप लोगों को भी नहीं पता होगी। जुलूस के लिए सवर्णों की ओर से विरोध किया जाता। पांडव प्रताप ग्रंथ का अखंड वाचन होता। हम पांडवों के वंशज हैं, इस प्रकार की दंत कथा भी कानों तक आती। दिल्ली में पांडवों का सिंहासन है। इस सिंहासन पर सिर्फ बाबा साहब ही बैठ सकते हैं। कुछ इस प्रकार की दंत कथा भी मैंने बचपन में सुन रखी थी। यकीन मानिए ये विवरण इस आत्मकथा से पहले मैंने कहीं नहीं पढ़ा और ना ही किसी और के मुंह से इस तरह की कोई बात सुनी। महाराष्ट्र के साथी जो हैं अंबेडकरनामा के श्रोताओं के साथ साथ मेरा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्या इस तरह की बातें कभी हुआ करती थी या आज भी होती हैं? हाँ, तो मैं सखाराम उस्ताद की बात बता रहा था। चाची हमेशा उस उस्ताद से डरती। उस्ताद चाची के मायके का था। अंतिम दिनों में तात्या के व्यवहार में कोई तारतम्य नहीं रही थी। जब तक पिताजी जीवित थे वे दारू को हाथ न लगाते, अखाड़े जाते, लाठी काठी घुमाते, आंखों पर पट्टी बांधकर खुले टीन पट्टे से नींबू के 2 टुकड़े कर देते। ये विवरण भी हम पहले पढ़ चुके हैं इनके चाचा के बारे में। पर पिताजी की मृत्यु के बाद जैसे उनकी ड्यूटी हैंडेड ओवर, टेकन ओवर हो गई। व्यंग्य कर रहे हैं अपने चाचा की। पी कर आने के बाद चाची को मारते। एक बार तो
कप बशी साफ नहीं की गई, इसलिए उन्होंने वे सारे बर्तन तोड़ डाले। चाची को जब पीटते तब वे 2-4 दिन गाल फुलाकर मायके निकल जाती। एक बार तो चाची के संदर्भ में सखाराम उस्ताद के बेटों ने तात्या को खूब पीटा। इस कारण वे और अधिक पीते। उनकी जेब में पैसे हमेशा ही खनकते रहते। तात्या शाम को घर आते तो पी कर ही। ऐसे समय उनकी जेब से चाची पैसे गायब कर देती। चाची को तात्या अक्सर नापसंद रहते, साथ ही उसे मायके का आकर्षण अधिक था। पैसे गायब होने पर वे चाचा चाची पर शंका करते, पर चाची कुछ भी हाथ न लगने देती। एक घटना तो अविस्मरणीय है। तात्या सवेरे सवेरे उठते हैं, देखते हैं जेब से सारे नोट गायब। वे अपने आप को कोसते हैं, आत्मदंड देते हैं, नया कोट फर फर फाड़ डालते हैं, उनकी छोटी छोटी चिंधियां बना डालते हैं। हम दूर से ही डरे हुए ये सब देख रहे थे, उन्हें रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वे चिढ़कर उठते हैं और मुझे चोर बाजार ले जाते हैं। उस दिन वे चोर बाजार में बड़े विचित्र ढंग से पेश आते हैं। उनके इस व्यवहार के लिए मेरी किताबी दुनिया में कोई उत्तर न था। चोर बाजार के एक कपड़े के व्यापारी के पास जाते हैं, वहां से एक महंगा कोट चुनते हैं और मेरे हाथों में देकर आंखों से गायब करने का इशारा करते हैं। मैं कन्नी काटता हूं, दूर नाके के पास खड़े होकर उसका मजा देखता हूं। अब वे तूतू मैमा पर उतर आए। मैंने कोट लिया ही नहीं, इस तरह वे हाथ फैला फैला कर चिल्लाते हैं। भीड़ जमा होती है। तात्या को छोड़ दिया जाता है। तात्या उस दिन शेर पर सवार शेर थे, खुश थे। मेरी और शरारती हंसी फेंक कर कहते हैं, देख मेरे पैसे वसूल कर लिए कि नहीं मैंने। मुझे उन पर हंसी आ रही थी। अपना कोट फाड़कर भला उन्हें क्या मिला होगा। तात्या वैसे बहुत भोले। मैं पढ़ रहा हूं इसका उन्हें बड़ा गर्व था। उन्हें पढ़ने की सुविधा नहीं मिली, इसका खेद भी चेहरे पर। तो ऐसा बहुतों के साथ होगा जो अपने समय में नहीं पढ़ सके। वो कोशिश करते होंगे कि अपने आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर सकें। पगार का दिन। तात्या हमेशा से कुछ अधिक ही झूमते आए। वे अधिक लड़खड़ा रहे थे। मुझे वे घर से निकालते हैं, कहते हैं चल तुझे नए कपड़े खरीद देता हूं। मैं अचकचा गया। उन दिनों कपड़ों के लिए पीला हाउस जाना पड़ता। चमकते हुए आईनों की दुकानें, आंखें चौंधिया जाती। ऐसे ही एक दुकान पर हम सीढ़ियां चढ़ते हैं। दुकानदार को महंगे कपड़े निकालने के लिए वे कहते हैं। महंगे कपड़ों से उनका मतलब फैशनेबल कपड़ों से होता है। उन दिनों कपड़ों पर हाथी घोड़ों के चित्र होते, छाती पर दूसरा रंग, हाथों पर दूसरा। ये कपड़े मुझे अच्छे ना लगते। ये कपड़े बहुरूपीय जोकर के से लगते। अब अगले साल तू अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाएगा, तब ऐसे ही कपड़े चाहिए, साहब से टिप टॉप शान से चलना चाहिए। वैसे मैंने उन्हें अपने मन की बात बताई। मतलब यही कहा होगा कि इस तरह के कपड़े मुझे पसंद नहीं। मुझे हंसी आ रही थी और मैं हंसी दबाए जा रहा था। दरअसल मुझे सफेद शर्ट और नीली पैंट चाहिए थी, परंतु तात्या के आगे कौन बोले। मैं अनमने मन से कपड़े लेता हूँ। इसी विचार से मैं बेचैन हो जाता हूँ कि ताल्लुके में इन्हें पहनकर मैं कैसा दिखूंगा। कपड़ों के बंडल बगल में दबाकर मैं तात्या के साथ गोल पीठा के रास्ते से जा रहा था। रास्तों के दोनों ओर वेश्याओं की इमारतें, कुछ घरों की पहली मंजिल पर नंबरों की लाल लाइटें। शाम का समय, अभी धंधा शुरू नहीं हुआ था। कुछ औरतें अभी अभी सोकर उठी थीं। वे मंजन कर रही थी, कुछ तेल कंघी करते हुए दरवाजे पर बैठी थी। इतने में एक औरत तात्या को उनका नाम लेकर बुलाती है। मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि कोई तात्या को वेश्याओं की बस्ती में पहचानती भी है। मैं उस औरत की ओर मुड़ता हूँ। उस दरवाजे के सामने वह अपने लंबे बाल सुखा रही थी। वह काली कलूटी मोटी औरत थी, कानडी। उसके नाक की चमकी धूप से एक किरण रेखा बनाती है, मतलब जो नाक में उसने लौंग पहनी हुई थी उसकी चमक। तात्या उससे बात करते हैं। ये मेरा भतीजा गांव के स्कूल में पढ़ता है। वे मेरा परिचय कराते हैं। वे बाई मेरी और स्नेह से देखती है, परंतु मैं बहुत ही उदास था। इस बस्ती में क्षण भर टिकने की इच्छा न थी। तात्या जब बातें कर रहे थे तभी मैं कावा खाने भाग आता हूँ। काफी समय बाद तात्या आते हैं। अब और अधिक चढ़ाकर आ गए थे। आते ही मेरा नाम पुकारते हैं और मुझे गंदी गंदी गालियां बकते हैं। क्षमा कीजिएगा, इसके आगे गालियां ही लिखी हुई हैं। वे मुझे गालियां बकते हैं। भूसड़ी के, तात्या गोबर खाने जाता है तो क्या तुझे भी खिलाएगा? माँ जैसा ही बेवकूफ है।
मेरे साथ ही माँ का भी उद्धार हो जाता है। उस कारण मैं बहुत व्यथित हो जाता हूँ। परिस्थितियों ने ही हम माँ बेटे को बेवकफ बना दिया। हम कभी भी खुलकर ना बोलते, नीची आंखें किए सिर्फ सुनते रहते। उस दिन कलेजे में लगा जख्म कितने ही दिनों तक रिश्ता रहा। बम्बई छुट्टियों में आना ही बंद कर देता हूँ। तात्या के मरने तक मैंने ये व्रत निभाया। तात्या के मरने पर भी मैं उनकी शव यात्रा में शामिल जरूर हुआ, परंतु मन का गुबार उस समय भी नहीं भूला था। कावा खाने में गोल पीठा की वेश्या लाना किसी के लिए भी आश्चर्य की बात न थी। एक व्यक्ति तो अपनी जवान बीबी के रहते हुए भी घर से निकलता और वेश्या के साथ गुलछर्रे उड़ाता। वे वेश्या भी आते समय उनके लड़कों के लिए मिठाई कपड़े लेकर आती। ये परंपरा तात्या तोड़ते हैं। वे एक दिन सीधे एक हिजड़ा घर ले आते हैं। निश्चित ही वह हिजड़ा बड़ा सुंदर था। औरतों से हाव भाव करता, गौर से देखने पर ही मालूम होता कि वह हिजड़ा है। क्षमा चाहती हूँ, इसी तरह की शब्दावली है और आगे जिक्र भी कुछ इसी तरह के हैं। तात्या को चाची बहुत छलती है, रात में हाथ तक नहीं लगाने देती, इसलिए सबकी सहानुभूति तात्या के प्रति रहती है। वैसे चाची बाहर से बहुत शांत दिखती, ऐसा कुछ घर में होता तो वह सीधे फुटपाथ पर बैठ जाती। तो ये था उस समय का समाज। लोगों में कितने ऐप थे, पीने के साथ साथ वेश्यागमन भी वे लोग किया करते थे। लोग सिर्फ औरतों को बोलते हैं, पुरुषों के लिए कोई नसीहतें, कोई सलाहियत नहीं होती है। मेरा भी एक हिजड़े से संपर्क हुआ, पर दूसरे कारणों से। ये मेरे दूर के रिश्ते का चाचा ही था। साहब दबा उसका नाम, मेरे ही गांव का। बम्बई में मिल में काम करता, धोती कमीज पहनता, पर हाव भाव औरतों के थे। रंग में आने पर तालियां पीटता। एक बार कावा खाने आता है। मारुति का लड़का कितना बड़ा हो गया कहकर मेरी और आश्चर्य से देखने लगा। सिनेमा चलने की जिद करने लगा। मैं उसके साथ जाने में हिचक महसूस करता हूँ। दादी भी चाहती थी कि मैं उसके साथ जाऊं। मैं उसके साथ बाहर निकला। चारों ओर शंकित दृष्टि से देखता हूँ कि मुझे कोई उसके साथ जाते देख तो नहीं रहा। दोनों ओर से आने जाने वाले हमें शंका की दृष्टि से देखते। इस कारण मैं उदास हो जाता। उसी दिन पीला हाउस में ही किसी भंकस थिएटर में हमने सिनेमा देखा। ऊपर का टिकट लिया। पिक्चर में मेरा मन न लग रहा था। बस मन में यही बात घूम रही थी कि कैसे इसके चुंगल से अब मुक्ति मिले। सिनेमा छूटने पर सदाबहार होटल में केक खिलाता है। गोल पीठा के घर आते समय सदाबहार को एक बात याद आती है। कहता है, अरे तुम्हें अपनी जमुना मौसी याद है? वे यहीं रहती है, चल उसे मिल आए। वेश्याओं की गली में मेरी कोई मौसी है? इसकी कल्पना मुझे सपने में भी न थी। माँ ने भी कभी इसके बारे में नहीं बताया था। शेरों के पिंजरे से गोल पीठा के दोनों ओर पिंजरे थे। पिंजरे के आगे अधनंगी औरतें, कुछ एक मिनी स्कर्ट पहनी, उनकी उभरी पुष्ट जांघें देखने वालों को उत्तेजित करती थीं। पिंजरे में भूखे शेर मांस टुकड़ों की राह देखें, ऐसा ही कुछ दृश्य मेरे मन में बैठ गया। तो कितना मार्मिक वर्णन है ये कि औरतें किस तरीके से मांस का टुकड़ा भर लगती थीं और उनके पास आने वाले पुरुष जो थे वो भूखे शेर की तरह उन पर टूट पड़ते थे। ऐसे ही एक पिंजरे में सदाबहार मुझे ले जाते हैं। वेश्या के घर की सीढ़ियां चढ़ने का मेरा ये पहला ही मौका था। 10 बाई 12 का कमरा, बीच में पर्दे, दीवार में यल्लेम्मा का पूजा घर, पैसे डालने के लकड़ी का छोटा बक्सा, दीवार पर बाबा साहब का चित्र देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर ये एक अनोखी घटना का जो है यहाँ पर जिक्र है। यल्लेम्मा जिनकी पूजा जो है वो देवदासियां करती हैं और कर्नाटक में एक्सक्लूसिव इनका मंदिर है जहां पर जाकर देवदासियां जो है बनाई जाती थी एक समय में। तो वहां पर जो है जितने भी लोग जो अपनी बेटियों को समर्पित करते थे वो यल्लेम्मा के मंदिर में ही जाकर समर्पित किया करते थे। और वेश्याओं के लिए जो जगह होती हैं वहां पर जो है इनकी मूर्तियां लगी होती हैं। यदि आप नेट पर सर्च करेंगे या बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें इस चीज का जिक्र है। तो वहां पर बाबा साहब का भी चित्र लगा हुआ है। तो 16 जून 1936 को बाबा साहब ने जो है कमाटीपुरा में भाषण दिया था वेश्याओं के बीच, और इस भाषण को जो है ऑर्गेनाइज किया था वहां के सेक्स वर्कर्स ने। इसके ऊपर अंबेडकर नामा में रतन जी ने वीडियो बनाया है, आपको वो वीडियो जरूर सुनना चाहिए।
कि बाबा साहब ने आखिर क्या बोला था। मुझे लगता है उनकी बातों का ही प्रभाव रहा होगा कि औरतें जो है धीरे धीरे वेश्यावृत्ति से बाहर आने लगी थी और बाबा साहब की जो है तस्वीर सामने रखने लगी थी कि उससे उस तस्वीर को देखकर उन्हें हिम्मत मिले इस पेशे से बाहर आने की। ऐसा मेरा मानना है। आप वीडियो जरूर देखिएगा। दीवार पर बाबा साहब का चित्र देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। साहदबा एक गोरी छरहरी महिला से मेरा परिचय कराता है। वह यमुना थी। उसका वास्तविक गोरा रंग पीला पड़ चुका था। वह एक साड़ी पहनी थी, हाथ में नाखून रंगे हुए थे, चेहरे पर अत्यधिक मेकअप। वैसे जमुना बड़ी आकर्षक दिखाई दे रही थी। मैं सखू का बेटा हूं ये जानकर उसकी आंखें छल छला आईं। वह मुझे स्नेह आलिंगन में कस लेती है, बाहर से ठंडा पेय मंगाकर पिलाती है। दूसरे दिन जमुना बुलाती है, तुम्हें अच्छे कपड़े खरीद दूंगी, ऐसा आश्वासन देती है। जाते समय मेरे हाथों में कुछ नोट ठूंस देती हैं। मैं इनकार नहीं कर पाता। मैं बाहर आता हूं और साहदबा को खोद खोद कर पूछता हूं। वह बताता है, अरे तेरी माँ की दूध बहन, अर्थात माँ एक और बाप दो। फिर मैं यहाँ कैसे? इसका उत्तर जब साहदबा देता है तब मैं अंतर्मुखी हो जाता हूँ। जमुना पास के ही तंबू में पति के साथ रहती थी। उसके सौंदर्य से पति हमेशा ईर्ष्या करता, उसे पीटता। अंत में उसी ने इसे यहाँ लाकर बेच दिया। अपनी पत्नी को भी लोग बेचते हैं। मुझे यह सब कुछ सच न लगता। जीवन की कठोर सच्चाइयों में से एक सच्चाई ये भी है। यदि आपने मंडी फिल्म देखी होगी, शबाना आजमी और स्मिता पाटिल स्टारर, उसमें इस तरह के मुद्दों को उठाया गया है। दूसरे दिन मैं जमुना के पिंजरे में अकेला जाता हूं। जाऊं या नहीं, इस बात पर रात भर कशमकश चलती रही। जमुना मौसी का अपनापन या मिलने वाले कपड़े, किसी का आकर्षण अधिक था, यह बताना असंभव है। पर दूसरे दिन मैं वहां गया, यह सच है। उस दिन जमुना ने मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद दिए, बग्गी पर दूर तक सैर सपाटा किया। फिर जब कभी छुट्टियों में आऊं तो मौसी के घर अवश्य आना, ये कहना न भूली। पर भविष्य में जमुना मौसी से मिलने की कभी इच्छा नहीं हुई। उसके दिए कपड़े लेकर जब गांव गया तो माँ को भी इस बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। माँ क्या कहेगी, मुझे इस बात का डर था। उसके संदर्भ में कुछ खबरें कानों तक आती, यही कि उसने धंधा छोड़ दिया, रास्तों पर भीख मांगती है, पगला गई है, ऐसे भी कई बातें लोग कहते। तो कहीं ना कहीं ये शायद मुझे लगता है बाबा साहब के दिए गए भाषण का भी असर रहा होगा। अभी अभी की बात, कोई 2-3 साल हुए होंगे, मैं दादर के पुल के नीचे जा रहा था। मेरे साथ कई बड़े लेखक भी थे। पुल के नीचे भिखारियों का एक बहुत बड़ा झुंड बैठा था। कुछ लोगों ने अस्थायी बोरे के तंबू खड़े किए थे। उन भिखारियों के झुंड में दयनीय चेहरे और फटे कपड़ों में लिपटी जमुना को मैं पहचान लेता हूँ। मैं मुड़कर देखता हूँ, आज भी उसकी नजरें मेरा पीछा कर रही हैं। उसके साथ साधारण संवाद भी मैं न कर पाया। लगा इस टेरी लीन के कपड़ों में मैं कितना सफेद पोश हो गया। साथ में मित्रों को क्या बताऊंगा, शायद ये भी दुविधा रही हो। और मान लीजिए जमुना से बात की भी होती तो उसे घर ले गया होता, तो क्या मेरी पढ़ी लिखी पत्नी उसे घर में रहने देती? पत्नी तो दिन में 3-4 बार घर धोती है, आईने सा साफ कर देती है, और जमुना शरीर पर मन भर मैल। उस रात में ठीक से सो नहीं सका। जमुना मौसी की नजर तीखे बाण सी अंधेरे में कलेजा चीरती जा रही थी। बाद में मौसेरा भाई मिला। उसने जमुना के बारे में आश्चर्यजनक जानकारी दी। अरे जमुना मरते वक्त गांव आई थी। अपना मायका उसने कैसे खोज निकाला, फिर जमुना पागल कैसी? मौसेरा भाई बता रहा था, चाचिया ने ही उसे मिट्टी दी। निश्चित ही ऐसे आड़े वक्त मौसेरा भाई भाईचारा नहीं भूला था। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। इंसान के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं और लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है और आश्चर्यों से भरी हुई होती है, इन आत्मकथाओं के जरिए हमें ये बातें पता चल रही हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन यदि ये एपिसोड्स आपको इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो इन्हें दूसरे सोशल मीडिया पर स्प्रेड करना भी ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।